तो बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में आज बेटा हम लोग सेट थ्योरी या सेट आपका चैप्टर पढ़ेंगे और ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर आपका माना जाता है एनसीईआरटी में। तो अब सेट्स क्या हैं, इनको हमें ज़्यादातर चीज़ें सीखनी है। बच्चे जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लें। देखो सेट क्या है बेटा, बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर हम आपसे कहें कि सेट की डेफिनेशन दीजिए तो आपको क्या देना है। पहली बात तो वेल डिफाइंड, फिर ऑब्जेक्ट आपके होने चाहिए, फिर उनका कलेक्शन होना चाहिए। ये तीन आपके पास चीज़ें अगर मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं आप सेट बन रहे हैं। सेट में क्या होना चाहिए, आपके पास जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, उनका कलेक्शन होना चाहिए। सेट क्या है, सेट कुछ नहीं, सेट क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है। अब यहाँ पे हम बात करें वेल डिफाइंड क्या है। ऑब्जेक्ट्स तो मालूम है क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो, कलेक्शन आपको मालूम है क्या करना है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इसको हम बात करते हैं। वेल डिफाइंड के लिए क्या क्या बात करी गई है, देखो अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इसको हमें समझना है। देखो वेल डिफाइंड का यहाँ पर मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जो आपने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं वो ऑब्जेक्ट्स में सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अभी बात क्लियर नहीं है। यहाँ यूनिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर हम आपसे बात करें कि आप हमें वॉवल्स बताइए, उनको वॉवल्स को इकट्ठा करो आप, तो आप सबसे पहले बोलोगे ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर यू है, बीच में आप कॉमा लगाते चलोगे, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा ये वॉवल्स का सेट है, क्या इस सेट में हम एस टी लिख सकते हैं? तो तुम कहोगे जी नहीं, क्योंकि ये एस टी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वॉवल्स में तो ए ई आई यू होते हैं। यानी ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये वेल डिफाइंड हैं, इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। कहीं भी आप देखो, किसी से पूछो, ठीक है, किसी भी बुक में देखो, तो अगर वॉवल्स की बात करेंगे तो आपको ए ई आई ओ यू ही आपको मिलेंगी। एक सेट ये हुआ, ठीक है ना। अगर हम भी आपसे कह रहे हैं कि जो वीक है आपका, जो सप्ताह है, उसमें दिन कितने होंगे, उनका एक सेट बनाओ, तो जाहिर सी बात है तुम मंडे से स्टार्ट करोगे और सैटरडे संडे तक ले जाओगे, 7 डेज इसमें बना दो क्या। तो ये भी सेट हुआ। अब ऐसा नहीं कि मंडे लिख रहे हो, फिर ट्यूसडे लिख रहे हो, फिर बीच में जनवरी डाल रहे हो, फिर यहाँ मार्च लिख रहे हो, ये फिर अरे ये सेट कहाँ हुआ। या तो फिर आप ईयर का बनाइए या आप डेज का बनाइए। अभी बात क्लियर है। अगर हम आपसे बात करें कि हार्ड मैथमेटिक्स की जो कठिन बुक है उनका एक सेट बनाओ, तो आपने बहुत तेज़ी से बना के दे दिया, सर एम.एल. अग्रवाल, सर एच.एम. पब्लिकेशन, है ना, सर मनोहर रे, ठीक। इसके बाद तुमने एनसीईआरटी भी डाल दी उसी में। अब ये सेट नहीं कहा जाएगा, इसको सेट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एमएल तुम्हारे लिए कठिन हो, किसी दूसरे बच्चे के लिए सरल हो, तो इसको हार्ड का हम सेट नहीं कह सकते, हार्ड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जी नहीं। क्योंकि एमएल आपके लिए कठिन है, दूसरे के लिए सरल है। हो सकता है एचएम दूसरे के लिए सरल हो, आपके लिए कठिन है, तो इसको भी हम सेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब एक जैसा होना चाहिए सबके लिए। हाँ, सभी जब कहेंगे हाँ यार ये तो हार्ड बुक्स का एक सेट है भाई, इसमें तो वास्तव में सारी हार्ड बुक है, कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं है। हम आपसे कहें कि गुड पीपल का एक सेट बनाओ आप, तो तुरंत आप अपने हिसाब से कुछ नाम दे दोगे। आप कह दोगे एक्स भी अच्छे हैं, वाई भी अच्छे हैं, जेड भी अच्छे हैं, आर भी अच्छे हैं, एस भी अच्छे। हो सकता है एक्स तुम्हारे लिए अच्छे हो, दूसरे के लिए अच्छे ना हो सकता, आर तुम्हारे लिए अच्छे हो, दूसरे के लिए अच्छे ना हो। तो इनके लिए भी हम गुड पीपल का ये हम नहीं कह सकते कि सेट है, क्योंकि इस सेट में वेल डिफाइंड होना चाहिए। हाँ, वेल डिफाइंड कैसे, हमने कहा वॉवल्स का सेट बनाओ, वॉवल्स में ए ई आई ओ यू आना, इसके अलावा कुछ आना नहीं है, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से समझेंगे ना सेट क्या है। सेट का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। अच्छा, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर ए बी सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और जो हम लोग लिख रहे थे, जैसे हम आपसे कहें कि एक सेट बनाओ वॉवल्स का, तो आप लिख देते थे ए ई आई ओ यू, ये लिख देते थे। तो ये जो आप अंदर लिख रहे हैं ना सेट के, इनको पढ़ते हैं एलिमेंट्स। इनको क्या पढ़ा जाता है, ये एलिमेंट्स है। ए भी एलिमेंट्स है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। और इसको हमने एक अंग्रेजी की कैपिटल लेटर ए से दे दिया। ए से दे दो या वी से दे दो, किसी से दे दो, तो ये आपका सेट हो गया। सेट का मतलब क्या हुआ कि उनको ये जो बीच में लिखे कॉमा लगा के लिखते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेट के टाइप्स क्या है। चलो अब सेट के टाइप सीख लो, क्योंकि चैप्टर आसान है तुम्हारे लिए। तो पहले हम बात करेंगे सिंगलटन सेट।
हम जो फर्स्ट सेट की बात कर रहे हैं वो क्या है, सिंगलटन सेट, नाम से ही लग रहा है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या बोलोगे, सिंगल सेट या सिंगलटन सेट। वन एलिमेंट अगर केवल रखा जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अगर हम आपसे कह दें कि एक सेट ए है और वो कुछ इस तरीके से लिखा है तो क्या है ये, अरे भैया सिंगलटन सेट ही तो है, एक लिखा है, हो सकता है यार 6 लिखा हो सकता है यार 5 लिखा हो, है तो एक ही एलिमेंट, तो ये हमारे सब सिंगलटन सेट कहे जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन इस मतलब इससे ही बता रहा है कि हाँ सिंगलटन मतलब हम सिंगल है, एक ही एलिमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे इम्प्टी सेट की। इम्प्टी सेट, इसको हम नल सेट भी बोल सकते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, VOID, वाइल्ड सेट। नल सेट, इम्प्टी सेट, वाइड सेट सब एक ही चीज़ है। अब नल कुछ नहीं, वाइड कुछ नहीं, इम्प्टी खाली एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं, तो उसको बोलेंगे इम्प्टी सेट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। अब फाई बनाओगे कैसे, पहले जीरो बनाए, एक परपेंडिकुलर लाइन इसे ड्रा कर दी, तो ये फाई हो गया, ठीक इस तरीके से। तो ये फाई क्या होता है, नल सेट होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में पूछते हैं टीचर्स, कि एक उन्होंने दे दिया ये फाई और एक फाई इस तरीके से दे दिया। अब बोल रहे बताओ ये कैसा सेट है, ये कैसा सेट है। अब तुम्हें लग रहा है अरे फाई तो सर ने नल सेट बताया था, चलो लिख दो नल सेट। जी नहीं, ये नल सेट है क्योंकि इसको ब्रेसेस में लिख दिया गया ना, देखो ना, अब ये सेट बन गया और एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। अगर फाई को ऐसे लिखा, कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं दे रहे कोई, तब तो ये हमारा क्या हुआ, ये नल सेट है। लेकिन अगर उसको हमने ब्रेसेस में रख दिया ना, है ना, या तो फिर ये सेट बन गया, तो ये सिंगलटन सेट की कैटेगरी में आ गया। तो फाइव से भी डिफरेंस समझ में आ गया। चलो इसके बाद हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। नाम से ही लग रहा है, कोई नई चीज़ हम नहीं बता रहे। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स डेफिनेट हो, उनकी आप नंबर काउंट कर सको। जैसे सपोज़ करो 2, 4, 6 ऐसे हमने बना दिया, आप दूर से देख रहे हैं ये सेट कैसा है, कहीं आगे तो बढ़ नहीं रहा, 1, 2, 3 एलिमेंट है इसमें, तो ये फाइनाइट है क्योंकि एक्सटेंड नहीं हो रहा है। एक डेफिनेट हमें पता है कि यहाँ 3 ही है। लेकिन अगर हम क्या करें, इनफाइनाइट में क्या कर देंगे, 1, 2, 3 ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, डैश डैश लगाते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। नेचुरल सेट, ये नेचुरल नंबर है। हम तुमसे क्या कि नेचुरल नंबर का एक सेट बनाओ, तो नेचुरल नंबर बढ़ाते चले जाओ, कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिट ही नहीं कहाँ तक जाने वाला है। तो इनफाइनाइट सेट भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की, इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट सेट की। ठीक, ये क्या सेट होता है, नाम से ले रहा है इक्यू, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे सपोज करो एक सेट ए है हमारा 1, 2, 3 और एक सेट है x, y, z। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें कितने एलिमेंट है, 3, इसमें भी कितने एलिमेंट है, 3। तो आप ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट है इसको बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम है, 3 इसमें दे रखे हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि जैसे ये x, y, z में ये 1, 2, 3, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अलग सेट है ना। ये चीज़ क्लियर है। चलो अब इसी में हम थोड़ी एक और चीज़ बता दें। जैसे 2 सेट तुमने बताए, अच्छा इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन है ही नहीं। ये 1, 2, 3 है, ये न्यूमेरिक डिजिट है, ये आपका x, y, z में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इनको पढ़ते हैं डिसजॉइंट, यानी डिसजॉइंट, कोई कनेक्शन ही नहीं, 1, 2, 3 x, y, z कोई कनेक्शन नहीं, डिसजॉइंट सेट हो गया। ये चीज़ क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट की देखो, सपोज करो a इज इक्वल टू है 2, 3, 4 और b इज इक्वल टू है 4, 3, 2, तो इक्वल सेट है। देखो इसकी शर्त क्या है कि नंबर वही होनी चाहिए। हाँ, ऑर्डर भले आपका उल्टा कर दो आप, इसमें 2, 3, 4 है, इसमें भी 4, 3, 2 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन शर्त क्या है कि यही नंबर होनी चाहिए। अब अगर हमने यहाँ लिख दिया x, y, z, नंबर चेंज हो गए ना, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं लिख रहे हैं ना, हम लिख रहे हैं क्या 3, 4, 2 इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल सेट, क्योंकि नंबर वही है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो एक है वही b के हैं, लेकिन ऑर्डर आगे पीछे लिखा, उससे कोई खतरे वाली बात नहीं। सपोज करो इसमें ऐसे लिखा हो 2, 3, 3, 4, 2, 3 ऐसे लिखा हो,
तो इसको भी हम इक्वल सेट पढ़ेंगे, क्योंकि सेट की खासियत ये होती है कि कोई नंबर रिपीट नहीं किया जाता, वन टाइम से लिखा जाता है। यहाँ 3 देखो 1 2 3 टाइम रिपीट करे जा रहे हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे इनको 3 तो हमको मिल रहा 3। 2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं लेकिन पढ़ेंगे इसको 1 ही टाइम्स से 2, इस तरीके से भी दे सकता है। तो ये भी हमारे क्या हुए, इक्वल सेट हुए। अब कुछ सेट के ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं ना, सेट में क्या क्या चीज़ें आने वाली। अभी सेट का नोटेशन हम नहीं बताए हैं, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें अभी उसकी हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी चीज़ों की जो पेपर में बनने वाली है। हम बात करेंगे ए, ऐसे देखो बना रहे निशान, यूनियन, इसको पढ़ा जाता है यूनियन, यूनियन का निशान भी हम पढ़ने जा रहे हैं आज ए यूनियन बी। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ए यूनियन बी। जैसे सपोज करो एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 4 5 3 7। हम कह रहे हैं साहब इसका यूनियन निकालो। तो यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब ये साथ साथ सारे एलिमेंट्स लिख डालो एक साथ, सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दो। बस ये याद रखना कि जो रिपीटेड है उनको 1 टाइम से लिखना। तो सारे लिख डालो, कितना 1 2 3 4 5 7, आंसर आ गया। हम आपसे बात कर रहे हैं इसी में, ए है आपका 1 3 5, बी है आपका 1 2, चलो यूनियन निकालो, क्या आंसर आने वाला है 1 2 3 5, और इनको ब्रेसेस में आप लिख देंगे। ठीक, यूनियन का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स एक साथ लिखो। थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं इसमें, एक्स वाई जेड, डरने की ज़रूरत नहीं है, है ना, सबको लिखना जो भी मिल जाए। तो 1 3 5 एक्स वाई जेड, ये यूनियन हो गया। तो यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिख डालो, बस रिपीटेड एलिमेंट्स को 1 टाइम्स लिखो। ये हमने पढ़ लिया यूनियन। थोड़ा सा जो यू को हम उल्टा करने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा उल्टा करेंगे। जब उल्टा करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, इसको पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, इसको पढ़ा जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो वो हम निकाल लेंगे, उसको पढ़ा जाता है इंटरसेक्शन। कैसे, सपोज करो ये आपका 1 2 3, बी आपका 2 3 5, हम कह रहे हैं साहब इंटरसेक्शन निकालो इसका। तो आप देख रहे हैं ना इंटरसेक्शन में क्या, कौन से कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, 2 यहाँ पर भी 2, 3 यहाँ पर भी 3, आंसर आ गया। ठीक, तो ये इंटरसेक्शन हुआ। और एग्जाम्पल देखो 1 3 5 7 2 3, चलो इंटरसेक्शन निकालो, क्या आंसर आने वाला है, अरे भैया 3 ही तो है कॉमन, और तो कुछ है ही नहीं, तो 3 आंसर आ गया, ये इंटरसेक्शन आ गया। अब फिर बताइए, ए है 1 2 3, बी है एक्स वाई जेड, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। कॉमन मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, जब कुछ ना मिले, कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब नल सेट बन रहा है, तो इसको हम 5 से लिख देंगे। ठीक, ब्रेसेस ना लगा देना, अगर ब्रेसेस लगा दो कुछ आंसर गलत हो जाएगा, तो इसको 5 से पढ़ा जाएगा। कोई कॉमन नहीं मिला तो 5 लिख देंगे। तो ये हमने पढ़ा यूनियन, इंटरसेक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ए माइनस बी। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ए माइनस बी। तो हम लिख रहे हैं इसके ए माइनस बी का मतलब होता है, हमें कैसे निकालते हैं, इसमें लिखेंगे दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। ये क्या है, ए माइनस बी। इसको हिंदी में समझते हैं कि ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ऐसे ए के एलिमेंट जो बी में ना मौजूद हों। ए के वे एलिमेंट, बहुत ध्यान सुनो, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना मौजूद हो। जैसे हमने एक ए लिख लिया 1 2 3, और बी लिख लिया 2 3 4 7, हम कह रहे साहब ए माइनस बी निकालो। हमने आपसे क्या बताया कि ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। 2 3 तो है लेकिन 1 नहीं है ए का एलिमेंट, तो आंसर 1 आ गया। फिर से हमारी बात सुनो, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। ए इज इक्वल टू 1 2 3 7 9 11, ऐसे लिख लेते। बी आपका 2 3 7 8, हमसे कह रहा है ए माइनस बी निकालो। तो हमने आपसे क्या बात करी, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। कौन से एलिमेंट नहीं है, हाँ हमारे हिसाब से 1 नहीं है, 1 लिख लिया। बी में नहीं मौजूद है, 9 नहीं है, 9 लिख लिया। 11 भी नहीं है, 2 3 7 है, 2 है 3 है 7 मिल रहा है।
तो आंसर हमारा आ गया 1911। तो ये आपका क्या आया, a माइनस बी। इसको पढ़ते हैं a माइनस बी। अब हम बात करेंगे b माइनस ए। बताना पड़ेगा b माइनस ए का मतलब, लिख लो, दोज एलिमेंट ऑफ b which are not present in a। b के वे एलिमेंट जो a में ना हो, b माइनस ए होता है। चलो b माइनस ए बताओ। b के एलिमेंट देखना जो a में ना हो। हाँ 3 तो है, 5 7 नहीं है। आंसर आ, 3 तो मिल रहा है, बस 5 7 इसमें नहीं मिल रहा। आंसर आ गया। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 2 3 7 9। चलो b माइनस ए निकालो। b के वे एलिमेंट जो a में ना हो, b के वे एलिमेंट जो a में ना हो, कौन सा एलिमेंट नहीं है, 7 नहीं 9 नहीं, 2 3 तो मिल रहा, 7 एंड 9। आंसर आ गया। तो b माइनस ए भी हमने पढ़ लिया।